पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत में ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। मैं योगेश कुमार, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। मैं कोरोना महामारी के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना घर स्वयं चलकर नहीं आता, वरन हमें लाना होता है। इसलिए यदि हम घर पर ही रहें तो ये नहीं आएगा। अगर हमें अति आवश्यक कार्य है और उस कार्य के लिए अगर हमें बाहर जाना पड़े तो हमें आपस में दूरी बनाकर रखना है, मुंह पर मास्क लगा कर रखना है और बाहर से आने के बाद बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर हम सावधानी रखेंगे तभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा आग्रह है। मैं बही खाता विषय की ऑनलाइन क्लास के लिए अपना प्रदर्शन कर रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें, समझें। मेरा चैप्टर है साझेदारी फर्स्ट, सामान्य परिचय। साझेदारी का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यक्ति जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में समझौता करके एक व्यापार चलाते हैं या व्यापार करते हैं तो यह साझेदारी कहलाती है। साझेदारी का निर्माण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किया जाता है। साझेदारी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता बल्कि ऐच्छिक होता है। एक सामान्य साझेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 2 साझेदार हो सकते हैं, जबकि एक बैंकिंग साझेदारी में अधिक से अधिक 10 और कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। अगर इससे कम व्यक्ति होते हैं तो साझेदारी अवैध मानी जाती है और इससे अधिक व्यक्ति होते हैं तब भी साझेदारी अवैध मानी जाती है। साझेदारी के कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, पहला लक्षण होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक, सामान्य साझेदारी में 20 और बैंकिंग साझेदारी में 10 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, अन्यथा साझेदारी अवैध मानी जाएगी। दूसरा, समझौता। साझेदारी में अनुबंध होना अनिवार्य है। बिना अनुबंध के साझेदारी नहीं हो सकती। इसलिए साझेदारी में अनुबंध होना, आपस में समझौता होना अनिवार्य है। उस समझौते के अनुसार ही ख्याति की नींव रखी जाती है, साझेदारी की नींव रखी जाती है। साझेदारी उसी के आधार पर चलती है। साझेदारी में व्यवसाय, तीसरा पॉइंट होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है हमें किस प्रकार का व्यापार करना है,
लोहे का करना है, सीमेंट का करना है, किराने का करना है, या छोटा उद्योग लगाना है, इसके बारे में भी हमें निर्णय लेना होता है। उसे लिखना होगा कि साझेदारी में किस प्रकार का हम व्यापार करेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है लाभ विभाजन। साझेदारी में लाभ का विभाजन महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये जरूर हो जाना चाहिए कि साझेदार आपस में लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, किस प्रतिशत में बांटेंगे, इसका निर्णय होना अनिवार्य है। इसलिए साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण लाभ विभाजन भी होता है। इसके बाद होता है संचालन। साझेदारी में संचालन सभी साझेदार करेंगे या सभी की ओर से एक व्यक्ति करेगा, इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए, नहीं तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साझेदारी में संचालन भी महत्वपूर्ण होता है। अगर सभी साझेदार बराबर संचालन करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा उनके द्वारा स्वीकृत साझेदार ही संचालन कर सकता है। छठा, फर्म का नाम। साझेदारी फर्म में फर्म का नाम होना अनिवार्य है। बिना फर्म के नाम के साझेदारी नहीं हो सकती। बिना नाम के कोई भी संस्था स्थापित नहीं की जा सकती, इसलिए उसका नाम होना अनिवार्य है। ये भी साझेदारी का एक लक्षण है। अगला पॉइंट आता है दायित्व। साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि इसमें फर्म की संपत्ति के साथ साथ उनकी निजी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। अगर भविष्य में फर्म दिवालिया होती है तो उनकी निजी संपत्ति से भी पैसा वसूल करके लेनदारों का पेमेंट किया जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि साझेदारी में उनका दायित्व असीमित होता है और असीमित दायित्व के लिए ही साझेदारी का निर्माण है। ये सब साझेदारी के लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा अब साझेदारी संलेख आता है। साझेदारी संलेख क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और साझेदारी संलेख में निहित बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख साझेदारी संलेख साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य होने वाले अनुबंध को साझेदारी संलेख कहते हैं। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारी संलेख एक अनुबंध होता है। यह अनुबंध साझेदारों के मध्य होता है। इस अनुबंध के तहत ही साझेदारी की नींव रखी जाती है, और यह लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसमें कुछ बातों को निहित समाहित किया जाता है, जैसे नंबर 1, इसमें जो मुख्य बातें हैं वे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें आता है फर्म का नाम व पता। फर्म का नाम व
पहला है साझेदारी फर्म का नाम, जिस नाम से हम फर्म चलाएंगे उसका नाम निश्चित होना जरूरी है। दूसरा, साझेदारों के नाम में पते, कौन कौन साझेदार इस फर्म में हैं, उनके नाम, उनका पूरा पता इसमें लिखित लिखा होना चाहिए। यह भी साझेदारी संदेह में पता रहता है कौन कौन इसका मुख्य साझेदार हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है पूंजी। साझेदारों के बीच कितनी पूंजी लाने का प्रावधान रहेगा, कौन कितनी पूंजी लाएगा और वो किस अनुपात में पूंजी लाएंगे, वो इसके अंदर रखा जाएगा। चौथा पॉइंट आता है पूंजी खाते। चौथा पॉइंट है पूंजी खाते। पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। पहला, स्थायी विधि, स्थायी विधि से। दूसरा होता है परिवर्तनशील विधि। दो प्रकार से साझेदारी के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। पहला स्थायी विधि से, दूसरा परिवर्तनशील विधि से। पहला जो खाता होता है उसमें पूंजी खातों के साथ पूंजी खाते प्लस चालू खाते बनता है। इसमें केवल पूंजी खाता बनता है। स्थायी विधि में पूंजी खाता प्लस चालू खाता दोनों रखे जाते हैं, जबकि परिवर्तनशील विधि में केवल पूंजी खाता रखा जाता है। पांचवा पॉइंट आता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज रखना साझेदारी फर्म में निश्चित होता है। अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो उसका लेखा किया जाएगा। इसमें लिखना होता है कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसका वर्णन स्पष्ट होना चाहिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। छठा पॉइंट होता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, जो साझेदार घर खर्च के लिए धन निकालते हैं उस पर ब्याज दिया जाना है या नहीं, उसको भी इसमें स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें इंक्लूड होता है, जैसे फर्म का हिसाब किताब रखना, साझेदारी फर्म का हिसाब किताब किस विधि से रखा जाएगा, भविष्य में उसकी देखरेख कैसे होगी, ऑडिटिंग कैसे होगी, वार्षिक किस प्रकार से उसके खाते होंगे, फाइनेंशियल होंगे या कैलेंडर वर्ष से होंगे, जिसका वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आठवां पॉइंट आता है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन साझेदार के प्रवेश पर या साझेदार के अवकाश पर निर्धारित किया जाता है। यदि कोई साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो वो कितनी ख्याति लाएगा और उस ख्याति को किस प्रकार विभाजित किया जाएगा, उसका लेखा भी हम संलेख में करते हैं। संलेख में पहले ही उसे स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद दिवालिया नियम। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके खाते किस प्रकार बनाए जाएंगे, गाना बनाम मर्रे के अनुसार या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है मृत्यु व अवकाश। यदि किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करता है तो उसके खाते
किस विधि से किस तरीके से बनाए जाएंगे उसका भी इसमें हमें वर्णन करना होता है। साझेदारी संलेख में निहित जो मुख्य पॉइंट हैं वे मैंने आपको 10 बताए। सबसे ज़्यादा मुख्य पॉइंट यही होते हैं। इसके अलावा हम जैसे जैसे आवश्यकता समझते रहते हैं वैसे वैसे इसमें साझेदारी में कुछ पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये साझेदारी संलेख के अंदर प्रयोग होने वाले नियम हैं। इसके अलावा हम साझेदारी संलेख में लागू होने वाले नियम और इनके अभाव में किया जाने वाला कार्य भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे साझेदारी संलेख के अभाव में कुछ नियम लागू होते हैं, उनमें से कुछ मुख्य नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम निम्न प्रकार है। जब से नंबर 1 पहला नियम होता है कि इसमें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 इसमें आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। नंबर 3 यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो वह 6% ब्याज पाने अधिकारी है। इसके बाद लाभ विभाजन समान अनुपात में बांटा जाएगा। दिवालिया होने पर गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं होगा। इन सब बातों में साझेदारी संलेख के अभाव में ये पॉइंट है 5। छठा पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट जो है वो इसमें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई साझेदार पूंजी का अतिरिक्त ऋण देता है तो 6% ब्याज का अधिकारी है। लाभ का विभाजन समान अनुपात में बांटा जाएगा और दिवालिया होने पर गार्नर मरे का नियम लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ पॉइंट हम सम्मिलित कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे मुख्य पॉइंट ये हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ख्याति। ख्याति का मूल्यांकन।
ख्याति। ख्याति का मतलब होता है कि पुराने साझेदार पुराने स्थान पर आना। ख्याति। इसका मतलब होता है जो हमारे पुराने ग्राहक हैं वो पुराने ग्राहक हमारे यहाँ पुराने स्थान पर माल खरीदने आते रहते हैं, तो उसे प्रसिद्धि या ख्याति कहते हैं। ख्याति का बहुत महत्व होता है व्यापार में। जितनी ख्याति होगी दिन प्रतिदिन उतना ही लाभ बढ़ता है, उतनी ही प्रसिद्धि बढ़ती है और ख्याति भी बढ़ती रहती है। ख्याति के स्वरूप। ख्याति चार प्रकार के, चार स्वरूप होते हैं। पहला, कुत्ते के स्वभाव की। दूसरा, बिल्ली के स्वभाव की। तीसरा, चूहे के स्वभाव की। पहला, कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ते के स्वभाव में ख्याति, जैसे कुत्ता मालिक के पीछे पीछे चलता है, ख्याति भी वैसी ही होती है। जहां मालिक होगा, जिस दुकान पर मालिक बैठेगा, ख्याति वहीं पहुंच जाएगी, पुराने ग्राहक वहीं पहुंचेंगे। दूसरा आता है बिल्ली के स्वभाव। बिल्ली स्थान नहीं बदलती, मालिक बदल सकती है, घर नहीं बदलती, उसी घर में आती जाती रहती है, इसलिए ये स्थान की ख्याति कहलाती है। मालिक हो कोई भी हो, लेकिन लोग वहीं पहुंचेंगे जो उसका स्थान था, इसलिए ख्याति स्थान वाली होती है। चूहा का स्वभाव एक स्थान पर रहना नहीं होता, यह अस्थिर स्वभाव की होती है। जैसे वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर जाता रहता है, और ख्याति भी उसी तरह बदलती रहती है। ग्राहक आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, और ख्याति बदलती रहती है। मैंने पूरे चैप्टर का संक्षेप में रूप आपको बता दिया। अब इसके क्रियात्मक क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा।